हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उसमें जो ओशनोग्राफी वाला पार्ट है वो आज हम इस एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, साथ में रिकॉल करते रहेंगे तो साथ में लिखते भी रहना है, ठीक है। वाटर चैप्टर है ओशंस, ठीक है। तो सबको पता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, तो है ना, बेसिक चीज़ है कि वाटर किस किस तरीके से अपने फॉर्म को ट्रांसफ़र करता है ना। ओशन का पानी वपरेट होता है, बादल बनाता है, बादल बरसते हैं, ये सब कुछ। वाटर साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक का मतलब है जो मतलब एक तरीके से बार बार क्या हो रहा है, एक साइकिल में घूम रहा है कि वाटर साइकिल कैन बी यूज एंड रीयूज़ किया जा सकता है इसको। ओशन पहले लैंड में जाता है ना, जैसे कि हमने देखा बरसात से, फिर बरसात से वापस ओशंस में आ जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की अगर मैं बात करें, लेकिन वो नहीं बना है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे बराबर ही पानी है। साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। हमने ऑलरेडी बात करेगी, जब वो लिक्विड की फॉर्म में है ओशंस में तो वो लिक्विड की फॉर्म में है, जब वो भाप में तो गैशियस फॉर्म में हो जाएगा, फिर उसके बाद जब वो क्लाउड में होगा तो भी वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ है, उसके बाद वो गिर जाता है। एंड बहुत जगह आइस कैप्स की फॉर्म में भी हमारे पानी मिलेगा, है ना, स्नो वगैरह। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करता है वो हमारा सर्कुलेट करता है। 71% ऑफ द वाटर ओशन में है, ठीक है। एंड 29% जो है, 29%, नो 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 नो, दिस इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नॉट 71%, कुछ मैंने गलती यहाँ पे कर दी है। 71 नहीं, 97% ऑफ द वाटर इज इन ओशन एंड द रेस्ट ऑफ 3% इज इन द ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स। इस चीज़ को प्लीज़ करेक्ट कर लेना नोटबुक में भी और लिखते हुए भी, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रेन 100% जो है जो हमारी होती है, तो उसमें से 59% तो अगेन इवोपरेट हो जाता है, और कुछ है जो हमारे ग्राउंड वाटर में चले जाता है, फिर आइस की फॉर्म में जमा हो जाता है। तो बता रहा है जो रेन होती है उसका कुछ परसेंटेज हमारा ज़्यादा मतलब ज़्यादा इवोपरेट होता है, और कम जो है ग्राउंड और हमारी आइस की फॉर्म में जाता है। तो बेसिक चीज़ हमने क्या पढ़ी कि जो वाटर है, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ी। जो वाटर है वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, बार बार उसको रीयूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपना सर्कुलेट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पे जो 97% वाटर है वो हमारा कैसा है, ओशंस में है, सलाइन है, बाकी हमारा फ्रेश वाटर है जो 3% से भी कम है इवन, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि किस तरीके जो 100% जो रेन का पानी आता है, वो रेन का पानी 100% ऐसा नहीं कि ओशंस में वापस चला जाता है, कुछ ग्राउंड में ग्राउंड वाटर की फॉर्म में चला जाता है, एंड सम ऑल्सो लाइक फ्रीज हो जाता है आइस की फॉर्म में, ठीक है। बेसिक चीज़ हमने ये बात करी। आगे बढ़ते हैं। रिलीफ, अगर हम कुछ थोड़ा सा रिलीफ पढ़ते हैं तो ओशंस पहले ग्रेट डिप्रेशन है ना, पहले मानते थे कि जस्ट कुछ नहीं है, पहले मानते थे कि जो ओशन है वो नॉर्मली गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी भर गया है, हमारा ओशन हो गया। लेकिन फिर वर्ल्ड ने जो ओशंस हैं, अब वर्ल्ड के जो ओशंस है वो एक्चुअली मर्ज है, मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी आपको अलग अलग नहीं दिखेगा होता हुआ, है ना, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन हमने खुद से उनको अपनी समझ के लिए कर रखा है, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग में बांट रखा है। बात करूँ ओशन फ्लोर की तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड है, वो ऐसा नहीं नॉर्मल गड्ढा नहीं है, उसमें अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको लार्जेस्ट बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, काफ़ी डीपेस्ट ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो रिलीफ में क्या समझ में आया कि पहले हम ऐसा सोचते थे, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की वेरिएशंस हैं इसमें। जो हमारे ओशंस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, है ना। वैसे हमने उनको अपनी मर्जी से उसको नाम दिया है, बट ऐसा नहीं कि वो सच में ही पानी अलग दिखता है, राइट। ओके, नाउ डिविजन्स की अगर मैं बात करूँ ओशन फ्लोर में, तो जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जैसे स्लोप जा रही है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ढलान जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा जो प्लेन वाला एरिया इसको हम डीप सी प्लेन बोलते हैं। इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ओशनिक जो हमारा इस तरीके से वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, इसको मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं हमारी सी माउंट, है ना, सी के अंदर जो माउंटेन है, ग्योर्ट्स फॉर्म ऑफ सी माउंट टाइप ही है, लेकिन थोड़े से बस फ्लैट है ऊपर से, है ना, ट्रांचेस लाइक अ गड्ढे, है ना। एंड सबमरीन कैनॉन्स भी है। कैनियंस का मतलब होता है, कैनियंस का मतलब जहाँ से जैसे कि नदी बह रही है टाइप, तो जो बहती है तो वो इस तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड कट करके बहती है, तो इस तरीके की भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरा बना लेना ना पॉज करके, बेसिक चीज़ है। नाउ अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये बना लो, है ना, सबसे पहले ये बना लो कि पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर स्लोप आता है, फिर प्लेन आता है, देन मिड ओशनिक रिजेस क्या होते हैं, देन माउंट क्या है, देन ग्योर्ट्स क्या है ना, उसके बाद देयर इज़ अ ट्रेंचेस क्या है ना, एंड एक और था दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैनियन क्या है। तो वो सब कुछ बना लेना, राइट। बेसिक बेसिक चीज़ें कुछ खास हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो शैलो सीज एंड गल्फ वहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब वहाँ पे कम गहरे समुद्र देखने को मिलेंगे। इनकी जो विड्थ होती है वो वेरी करती है, ऑफ कोर्स एवरेज 80 किलोमीटर है, ठीक है। समवेयर एब्सेंट है, एग्जाम्पल है हमारा चिलिका एंड सुंदरबन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
डेप्थ भी वेरी करती है, थिक जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो मेन यहाँ पे है कि ये फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स भी बनता है, ठीक है। तो ध्यान क्या क्या मेन जो रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। देख ही सकते हैं कि अगर यहाँ पे पानी है ना, दिस इज़ वाटर, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये वाला जो एरिया तो यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, है ना। बेसिक फैक्ट था, है ना। विड्थ भी वेरी करती है, ठीक है, कहीं कहीं पे एब्सेंट भी हो सकती है। और ये फॉसिल फ्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यहाँ पे सेडिमेंट्स कैसे मिलते हैं, थिक मिलते हैं, बिकॉज जो थिन होंगे वो तो बह जाएंगे, लेकिन जो थिक रहेंगे वो यहीं पे रुक जाते हैं, राइट। कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करो तो कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और ओशन के बेसिन्स को। बेसिन्स का मतलब है बेस को, राइट। स्टीप और स्लोप वेरी कर सकती है ऑफकोर्स, कोई ऐसी भी होगी, कोई ऐसी भी होगी, कोई बहुत ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। इंडिकेट करती है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, या इंडिकेट करती है कॉन्टिनेंटल स्लोप का मतलब है जब जहाँ से ढलान आना शुरू हो जाती है, मतलब वहाँ पे कॉन्टिनेंट हमारा खत्म हो रहा है। रीजन यहाँ पे जनरली कैन्यन्स एंड ट्रेंचेस आपको देखने को मिलती है। क्या में देखने को मिलती है, कैन्यन या फिर कहीं तो ट्रेंचेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, दो हमने पढ़ा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, वहाँ पे शैलो बॉडीज़ में होती हैं, वेरी करती है, मतलब शैलो वाटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, और प्लस में यहाँ पे कैसे होंगे, मोटे मोटे सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में क्या पढ़ा था कि हमारा क्या है, यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करते हैं कि एंड हो रही है हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल का कॉन्टिनेंट का हिस्सा एंड हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपको ट्रेंचेस या फिर कैसे कैन्यन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड बस बेसिक चीज़ है, और ये वेरी कर सकती है ऑफकोर्स इसकी चढ़ाई वढ़ाई। तो डीप सी प्लेन्स की बात करो तो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, सी मतलब समुद्रों में भी प्लेन एरिया होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, स्मूथ होता है काफ़ी। उसकी डेप्थ ऑफकोर्स वेरी कर सकती है, हर एक ओशन की करेगी, पैसिफिक की अलग, उसकी अलग। फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैसे मिलते हैं, छोटे छोटे जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, जो मोटे मोटे वो तो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जमा हो गए, तो जो छोटे छोटे हैं वो जाके यहाँ पे बचते हैं और वो यहाँ पे जो है होते हैं। तो ये क्या है, डीप क्या है, एकदम प्लेन फ्लैट एरियाज हैं, एंड दे हैव द ऑफकोर्स वेरी करते हैं डेप्थ में, एंड प्लस में यहाँ पे क्या होता है हमारा, दैट इज़ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, ओशनिक डीप्स या ट्रेंचेस, ये डीपेस्ट पार्ट होते हैं हमारे ओशंस के। ये अकर करते हैं बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे। जनरली हमारे कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे क्या है, ये अकर करते हैं, इसमें बात करती है ना, दैट इज कब होंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स पे। एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे खासे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पे, एक्टिव वॉल्केनोज भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पे ट्रेंचेस होंगी वहाँ पे अर्थक्वेक ये अपने साथ वॉल्केनिज्म को लेके आते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज ये सबमर्ज, बिकॉज होता क्या है कि ये बनते कब है, जब हमारी एक ओशनिक प्लेट क्या है, सबमर्ज हो रही होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी करने के लिए प्लेट मूवमेंट को, ठीक है। तो डीप ओशनिक ट्रेंचेस हमने देख लिए क्या होते हैं, कुछ नहीं है, ये हमारे क्या है, वो हिस्सा है जो गहराई वाला है, ठीक है। और जनरली हमारे कहाँ बनते हैं, हमारे ये कैसे बनते हैं, हमारे एक कॉन्टिनेंट एक दूसरे के अंदर घुस रही है ना, इस तरीके से। एंड ये जो होते हैं हमारे अपने साथ वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक जैसी सिवियर एक्टिविटीज़ को लेके आते हैं, राइट, बेसिक चीज़ है, ठीक है, समझ हो रहा है। एंड अकर एट द बेस, और कहाँ पे होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बेस पे, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात करी थी। कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के यहाँ पे ट्रेंचेस एंड कैन्यन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ लिखते रहना। वहाँ मिड ओशनिक रिजेस की बात करूँ तो ये दो चेन्स हैं माउंटेन्स की, जो सेपरेट है बाय लार्ज डिप्रेशन, है ना, जैसे एक गड्ढा रहता है बीच में, और साथ में यहाँ पे इस तरीके से चेन है, माउंटेन्स की पूरी चेन होती है, ठीक है। दिस इज़ अ चेन, दिस इज़ अ चेन, इस तरीके से। हाई या लो, ठीक है, हाई होता है बहुत ज़्यादा, ऊपर तक ये चेन बन के आ जाती है, तो आइसलैंड, जैसे कि आइसलैंड एक कंट्री है जो कि इसी में से एक बनी हुई है। लो होते हैं तो ऑफकोर्स वो लो अपने नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो टू चेन्स ऑफ माउंटेन्स है जिनको सेपरेट किया गया है लार्ज डिप्रेशन से, इसको मिड ओशनिक रीजस कहते हैं, कुछ खास नहीं है। सी माउंट की बात करूँ तो माउंटेन विद पॉइंटेड हेड, जिसकी एक पॉइंटेड हेड इस टाइप का होता है ना। एंड जनरली वॉल्केनिक होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ हवाइयन, ठीक है, जैसे कि एम्परर सी माउंट है ना, एम्परर एग्जाम्पल दे रखा है, वो एक तरीके से एक्सटेंशन है हवाईन आइलैंड का। और सी माउंट मतलब माउंटेन है ना, जो अंडमान निकोबार है वो भी कुछ इस तरीके के, वो अंदर माउंटेन है ना, जैसे कि वो समुद्र से ऊपर दिखेंगे तो इतना ही टापू सा दिखेगा, तो टापू क्या बन जाता है, एक तरीके से आइलैंड जैसा हमें दिखता है। एग्जाम्पल दे रखा है हवाईन आइलैंड्स का, ठीक है, बेसिक चीज़ थी, कुछ खास इसमें नहीं है।
कैनियंस तो पता है डीप वैलीज हैं जिनको कट होती हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्स एंड स्लोप्स के वहाँ पे यानी अराइव करती है फ्रॉम द माउथ ऑफ जब बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गोदावरी रिवर जा रही है, ठीक है, तो इतनी बड़ी रिवर है वो जो आती है ना, जब तो वो एंटर कर रही है ना, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा तो वो कैन्यन बना देती है ना, इस तरीके का रास्ता काट देती है। और मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैं ऐसे बताऊँ तो कैसे बताऊँ, तो जैसे हमारा इस तरीके से है ना, यहाँ अगर यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंट है, इंडिया है, और यहाँ से ऐसे आ रही हैं तो इस तरीके से काट देती है। तो जनरली हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप के पास ही कैन्यन्स बनते हैं, डीप वैलीज नॉर्मल है, ठीक है। और कहाँ पर आए हुए होते हैं, माउथ ऑफ द लार्ज रिवर पे, ठीक है। ग्योर्ड्स क्या है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं जो कि इरोजन के कारण बनते हैं। लॉट्स इन पैसिफिक एरिया में काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना, लॉट्स इन द पैसिफिक एरिया। बात करूँ एटॉल की तो हमारे लो आइलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस में आपको देखने को मिलेगा। एटॉल इज़ अ लो आइलैंड्स, है ना, जो कि आपको कहाँ में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल आइलैंड ओशंस में देखने को मिलेगा, है ना। ये सराउंड बेसिकली कोरल रीफ इनको सराउंड कर लेती हैं, इट्स लाइक द आइलैंड है उसके आसपास, तो एटॉल लो आइलैंड्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना एटॉल्स, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशंस में देखने को मिलेगा, है ना, कोरल रीफ पास में आ जाती है। तो ये सारे हमने कुछ पढ़े, आई नो बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट ठीक है, 2-4 पॉइंट है, उसको प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा रिकॉल करें तो कैनियंस हमने कहाँ देखे थे कि कैनियंस क्या है, जब बड़ी सी रिवर आती है ना, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप के पास पे एक तरीके की ये बना देती है ना, जैसे वे है ना, बेसिक चीज़ थी। उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज़ ग्योर्ड्स। ग्योर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर दी फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स होते हैं ना, एंड ये कभी कभार हमारे फ्लैट टॉप माउंटेन्स होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा हमें को कहाँ मिलेंगे, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसिफिक में मिल रहे हैं ग्योर्ड्स, ठीक है। अटॉल का हमने बात करी थी, क्या होते हैं, लो आइलैंड्स होते हैं, है ना, एक आइलैंड मतलब आइलैंड लो ही थे, लेकिन इनके आसपास क्या हो रही है, कोरल्स डेवलप हो गए, एंड देन प्रॉपर आइलैंड का शेप ले लेते हैं, ठीक है। सी माउंट हमने देख लिया, मिड ओशनिक रिजेस देख लिया, एवरीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर पे। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, स्पेटियल एंड वर्टिकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेचर इन वेरियस ओशन, मतलब ओशन का जो टेम्परेचर अगर आप हॉरिजेंटली देखें, वर्टिकली देखें, तो दोनों तरीके से ही क्या होता है, हमारा डिफर करता है, ठीक है। ओशन जो वाटर्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं सन के कारण, ऑफ कोर्स सन ही कर रही है उनको गर्मी, एंड लेकिन स्लोअर देन लैंड। ये तो बेसिक सी फैक्ट हमने बचपन से पढ़ता है कि जो ओशन है वो ऑफ कोर्स गर्म जो धीरे धीरे होते हैं, स्लोअर देन लैंड, और किससे गर्म होते हैं, सन से गर्म होते हैं, बेसिक चीज़ है ना। और इनमें क्या है, इनके टेम्परेचर में कितने गर्म होंगे कितने ठंडे, उसमें वेरिएशन रहेगा, स्पेटियल भी एंड वो भी। अब फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले है लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे टेम्परेचर कम होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दी सन का सनलाइट किस हिसाब से रीच हो रहा है। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, फिर साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ओशंस वार्मथ जो है वार्मर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैंड ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे जो ओशंस है वो ज़्यादा कूलर रहेंगे आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में, बिकॉज वहाँ पे क्या है, हीट जो है वो अच्छा लैंड, अच्छा वो कूलर मिलेंगे, कूलर क्यों मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे लैंड कम है तो वो हीट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि नॉर्थ में लैंड बहुत ज़्यादा है, तो उतनी ही ज़्यादा क्या करती है, हीट को कैप्चर करती है, और जितनी ज़्यादा हीट कैप्चर होती है उतना ही क्या होता है हमारा, दैट इज़ पूरा ओशन गर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे लैंड ही कम है तो हीट ही कम ट्रैप करेंगे तो कैसे होंगे, वो ठंडे होंगे। तो बेसिक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है वो लैटिट्यूड है, दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगा वहाँ पे मेरे ओशंस वार्म होंगे, तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे लैंड कम होगा तो वहाँ पे हमारा ओशंस कूलर रहेंगे, ठीक है। प्री वेलिंग विंड मतलब वहाँ पे हवाएं कैसी चल रही हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर लैंड पे गर्म हवा चल रही है या कोल्ड हवा चल रही है तो उससे बेसिकली ओशन का जो टेम्परेचर है वो इम्पैक्ट में आता है ना। गर्म हवा चल रही है तो ओशन गर्म होगा, ठंडी हवा चल रही है तो ओशन ठंडा होगा। ओशन करंट वार्म चल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। कोल्ड टॉपिक जो हमारा दैट इज टेम्परेचर कम होगा, जैसे कि लेब्रिडर करंट, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं ना अपनी 6th-7th की क्लास के NCERTs में। तो हमें पता है कि इस तरह के कुछ नॉर्थ है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जारी होती है और यहाँ पे लेब्रिडर करंट आ रहा होता है, ठीक है। ये कोल्ड होता है, ये हमारा वार्म होता है, ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, और इस वजह से जो हमारा है दैट इज़ यहाँ के टेम्परेचर्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। ओपननेस कितनी, मतलब अगर ओपन जितना ज़्यादा हमारा ओपन होगा सी उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम होता है, और जितना ज़्यादा वो क्लोज होता है उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। बेसिक हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्टिंग क्या क्या कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला लैटिट्यूड है, जैसे आप टुवार्ड्स द पोल जाओगे उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे टुवार्ड्स इक्वेटर आओगे उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बेसिक। फिर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंड का एंड हमारे ओशन का। जहाँ पे लैंड ज़्यादा होगा ओशन से वहाँ पे ओशन कैसे होंगे, वार्म होंगे, जहाँ पे ओशन ज़्यादा होंगे लैंड से वहाँ पे ओशन कैसे होंगे, कूल होंगे, ठीक है।
उसके बाद हमने बात करी दैट इज़ अ प्रिवेलिंग विंड, कि वहाँ पे हवाएं कैसे चल रही, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, ओशन करंट कैसे चल रहे हैं, ठंडे चल रहे हैं, गर्म चल रहे हैं, एज वेल एज हमने क्या बात करी, दैट इज़ द ओपननेस की जितना ज़्यादा ओपन हमारा ओशन रहता है उतना ज़्यादा क्या होता है उसमें कूलनेस होती है, राइट। अब इन सारे फैक्टर्स को प्लीज़ पॉज करके लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो हमने टेम्परेचर के बारे में क्या दिया था कि हमारा क्या है, डिफर करता है प्लेस, राइट, और क्यों करता है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है, किन किन कारणों से। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकली अगर हम देखें, वर्टिकल का मतलब है इस तरीके से है ना, डेप्थ जैसे बढ़ेगी तो टेम्परेचर वैसे घटेगा, लेकिन रेट जो है जिस रेट से घटेगा उसका कोई यूनिफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज देखो सिंपल से जैसे कि ऊपर देखो ये सिंपल है, ठीक है, ये हमारा हमने ले रखा है दैट इज़ ये हमने रखा है टेम्परेचर, ये हमने रखी है डेप्थ, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है, या डेप्थ नहीं मतलब बेसिक चीज़ समझो, टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है हमारा ओशन है ना, उसके सबसे ऊपर क्या है हमारा ओशन पे टेम्परेचर कितना है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे आपको कम होता मिलेगा। तो ये हमारी वार्म ओशन वाटर ऊपर मिलेगा, ठीक है, वार्म ओशन का पानी है ना, और जो कोल्ड है वो नीचे मिलेगा, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द सनलाइट, क्योंकि ऊपर से सनलाइट है, यहाँ पे सन है, तो सन की जो लाइट है वो यहीं तक पहुँच पा रही, तो यहीं तक वो गर्म कर पा रहा होगा, ठीक है। अब एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे शार्प डिक्लाइन आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन एरिया, ठीक है, या कहीं तो थर्मोक्लाइन लाइन है, ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर एकदम से सडनली ड्रॉप होता है, ठीक है, बाकी 90% ऑफ द ओशन का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने वर्टिकली क्या समझा कि हमारा जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर होगा, फिर एकदम से थर्मोक्लाइन जैसी लाइन होगी, वहाँ से एकदम से ड्रॉप होता है, एंड देन हमारा 90% ऑफ दी ओशन है वो ऐसे यहाँ पे कोल्ड होता है, कांस्टेंट रहता है। थर्मोक्लाइन वाले एरिया यहाँ पे वेरी वार्म जो है ओशन का वाटर रहता है बिकॉज ऑफ दी सन, ठीक है। हॉरिजेंटली अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एग्जांपल लिख रहा था आर्कटिक एंड अंटार्कटिक का, अगर हम देखें तो सरफेस टेम्परेचर कम है, डेप्थ टेम्परेचर भी हमारे पे कम है, ठीक है। तो अगर सरफेस पे देखोगे तो भी टेम्परेचर वहाँ पे कम मिलेगा, और डेप्थ में भी आपका जो है टेम्परेचर कम, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन है ही नहीं, तो ऊपर नीचे बराबर सही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन थी, तो इसको याद रखना प्लीज़ कि एक्सेप्शन हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली का मतलब है इक्वेटर से टुवार्ड्स पोल, तो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो ऑफकोर्स हमारा टेम्परेचर कम होगा 0.5 पर रेट पर, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब ऐसा क्यों है, वाई, तो ये सिंपल। और एक और चीज़ देखो, सेकंड चीज़ हमने क्या देखी कि यहाँ पे ओशंस, आपको पता है ओशंस जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लैंड ज़्यादा, हमने ऑलरेडी बात करके है। लेकिन यहीं पे जो ओशंस है साउथ के, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि वहाँ पे लैंड कम है, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑलरेडी ऑफ। उसके बाद आपके हाईएस्ट जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है वो अबव द इक्वेटर हुआ है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कम होते हैं, मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन रिसीव होते हैं। हमने देखा कि मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन यहाँ पे हो भी नहीं रही थी, है ना, इक्वेटर पे नहीं होती, जस्ट अबव द इक्वेटर होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह होते हैं ना, दैट इज़ वाई, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो हॉरिजेंटली हमने क्या देखा, एक तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होगा। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर लैंड एंड हमारा ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा लैंड ज़्यादा होगी नॉर्थ में, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साउथ में चीज़ उल्टी है तो वहाँ पे कम होगा, बेसिक चीज़। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, दैट इज़ द हाईएस्ट आज तक कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, तो हाईएस्ट कहाँ रिकॉर्ड हुआ है जस्ट अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के जस्ट अबव होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सोलर इंसोलेशन सबसे मैक्सिमम पहुँच पाते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं सैलिनिटी का, तो ऑल द वाटर डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट, जितने भी वाटर होते हैं दुनिया के सारे वाटर में कुछ ना कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सैलिनिटी की बात करूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, मतलब सैलिनिटी का मतलब होता है कितना जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है वो आपका सी वाटर में मिलता है, ठीक है। सैलिनिटी 24.7 से ज़्यादा होती है या फिर 2.7 होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेकिश वाटर, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सलाइन वाटर। ब्रेकिश का मतलब है तब भी हम सहनीय योग्य हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सलाइन वाटर, बेसिक चीज़ है। इसको समझ लेना 24 है ना, इतना याद रखो 24.7, ठीक है। फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा इवोपरेशन जो है, इवोपरेशन हमारा क्या है, इवोपरेशन क्या है हमारा, दैट इज़ हमारा इवोपरेशन क्या हो रहा है, हमारा इवोपरेशन क्या हो रहा है, दैट इज़ ज़्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पे सॉल्टीनेस ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन जहाँ पे हमारा सैलिनिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमारा इवोपरेशन कम है लेकिन वहाँ पे जो फ्रेश वाटर वो ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा। और जहाँ पे इन दोनों का बैलेंस है वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिश वाटर होगा। तो बेसिक चीज़ समझ में, इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सरफेस की सैलिनिटी की बात करूँ तो वो इन्फ्लुएंस हमारी रिवर्स से भी करती है। अगर वहाँ पे रिवर्स अपना पानी ज़्यादा
डाल रही हैं तो वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पे कम जो है रिवर अपना पानी डाल रही है तो वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिवर्स क्या है, फ्रेश वाटर है बेसिक चीज़। तो दूसरा क्या है हमारा, दैट इज़ अ रिवर्स। इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिवर्स, ठीक है। विंड भी ट्रांसफ़र करती है पानी को, तो ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अगर कहीं ऐसी जगह से पानी लेके आ रही है विंड, है ना, हवाएं स्थिर चल रही है, यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सैलिनिटी कम थी, तो यहाँ पे लेके आएगी तो यहाँ पे तो सैलिनिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। ओशन करंट्स वही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सबसे पहला इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का क्या बैलेंस है, वो इम्पैक्ट करता है हमारी सैलिनिटी को। इवोपरेशन अगर ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, इवोपरेशन कम है, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। उसके बाद हमने देखा कि रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिवर्स ज़्यादा है उस एरिया में तो सैलिनिटी को कम कर देते हैं, अगर कम है तो सैलिनिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा होगी, बेसिक चीज़। उसके बाद हमने कहा कि विंड्स कैसी चल रही है, ओशन करंट कैसे चल रही है, तो ये भी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब हाईएस्ट की बात करो तो लेक वैन है टर्की में, ठीक है, तो नाम क्या है, लेक वैन इन अ टर्की, ठीक है। और अब देखो इसको याद करने की तरह बताती हूँ, मैंने एक नाटक देखा था, है ना, उस नाटक में जो है ना, जो ऑफिस मतलब वो जो लड़का होता है मेन हीरो, वो एक वैन जैसी गाड़ी में चलता था, तो लेक वैन, और वो टर्की का ही नाटक था, तो लेक वैन टर्की में है, ठीक है। एंड हमारा डेड सी, उसके बाद हमारा डेड सी है जो ग्रेट, और फिर उसके बाद हमारा ग्रेटेस्ट सॉल्ट लेक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, हाईएस्ट बता रखे तीनों में, है ना। तो सबसे ज़्यादा लेक वैन में है, उसके बाद हमारा क्या है, डेड सी ऑफ द इसराइल में है, ठीक है। डेड सी तो इसराइल में सबको पता है ना। लेक वैन का हमारी टर्की में है, एंड देन देयर इज अ ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना, ग्रेट सॉल्ट लेक है, ठीक है। बेसिक बता रखा है मैंने। अब कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है सैलिनिटी का, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे मैप के थ्रू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले, अभी मैप मैंने खुद से बनाया है, वैसे ही नहीं दे रखा था, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन में, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो कम है। वाई, बिकॉज ऐड वाटर फ्रॉम आर्कटिक, है ना। आर्कटिक से, आर्कटिक क्या है, आर्कटिक में फ्रेश वाटर है, तो वहाँ से जो पानी है वो इधर आता है, और इस वजह से सैलिनिटी कम होती है। लेकिन सैलिनिटी बढ़ भी जाती है मिड में सैलिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन हमारा ऊपर की तरफ क्या होगी, सैलिनिटी कम रहती है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अटलांटिक में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी मिडल में क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो सैलिनिटी यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, ऐसा है, ठीक है। तो अटलांटिक में क्योंकि मे बी यहाँ पे रिवर्स वगैरह होंगी, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह होंगी, दैट इज़ वाई, और यहाँ पे जो है रिवर्स वगैरह नहीं होंगी, इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम आपको अटलांटिक में मिलेगी, ठीक है। बेसिक चीज़ बताएं, आर्कटिक की तरफ जो पैसिफिक है उसमें सैलिनिटी कम है, ठीक है। वहीं पे जो अटलांटिक है उसमें मैक्सिमम कहाँ पे है, दैट इज़ इन द मिडिल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी तो सबको पता है, ठीक है। बाल्टिक सी, ठीक है, यहाँ पे देखो सैलिनिटी कम है, क्यों, यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्थ सी है वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे ओशन करंट्स उस सैलिनिटी को ले आते हैं ना, ओशन करंट यहाँ से इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो जो सैलिनिटी थी यहाँ की भी, तो वो यहाँ पे भी ले आते हैं। इसलिए नॉर्थ सी में क्या होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखते रहना, ठीक है, देखते चलना है, तो ठीक है। बेसल्टिक बाल्टिक सी में वहीं पे यह है, सैलिनिटी कम है क्योंकि रिवर्स वहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्लैक सी है, ब्लैक सी में सैलिनिटी कम है बिकॉज रिवर्स ज़्यादा है। मेडिटेरियन सी में देखोगे तो यहाँ पे सैलिनिटी बहुत जो है ज़्यादा है, बिकॉज इवोपरेशन ज़्यादा होती है, रिवर्स भी यहाँ पे कम ही है, ठीक है। फिर रेड सी में देखोगे काफ़ी लैंड लॉक है ना, और यहाँ पे भी सैलिनिटी वेरी करती है, समर्स में थोड़ी बढ़ जाती है, क्यों, ये ऑफकोर्स बारिश नहीं हो रही होती है ना, कोई रिवर नहीं होती, वही विंटर में थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और सर्दी में क्या होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन के कंपेरेटिवली, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होता है, इससे सैलिनिटी कम हो जाती है। इंडियन ओशन में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे तो सैलिनिटी कम है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, यहाँ पे सैलिनिटी क्या है ज़्यादा, बिकॉज इवोपरेशन भी ज़्यादा, रिवर्स भी कम है, तो ये 2-3 कारण है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बेसिक हमने चीज़ देख ली है, बाकी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में अगर हम बात करें, सबसे पैसिफिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होती है, ज़्यादा ही रहती है, लेकिन कम कहाँ होती है, जब आर्कटिक के आर्कटिक के पास, क्यों, क्योंकि वहाँ से फ्रेश वाटर वो ऐड करती है। फिर उसके हमने अटलांटिक ओशन का देखा कि ऊपर नीचे तो हमारी सैलिनिटी कम है, लेकिन बीच में इसकी काफ़ी सैलिनिटी है। फिर हम देखा जो नॉर्थ सी है वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है उसको सलाइन वाटर को ले आती है। फिर हमने देखा जो बेसाल्टिक सी है वहाँ पे सैलिनिटी हमारी कम है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे रिवर ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमने देखा जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे हमारी सैलिनिटी क्या है, वहाँ पे हमारी सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है, क्यों, वहाँ पे रिवर्स भी कम है और इवोपरेशन भी अच्छा खासा वहाँ पे होता है ना, बारिश नहीं होती है मेडिटेरियन सी में, हमने देखा भी मेडिटेरियन क्लाइमेट को, ठीक है, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती। उसके बाद हमने देखा इंडियन ओशन का हमने क्या देखा कि इस साइड जो है अरेबियन सी में हमारी सैलिनिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स भी कम है और इवोपरेशन भी तेज़ी से हो रहा है, और जो दूसरा साइड है बे ऑफ बंगाल वहाँ पे सैलिनिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ड्रेन कर रही है। उसके बाद हमने बात करी रेड सी की, तो रेड सी की जो सैलिनिटी है वो डिपेंड करती है सीजन पे, है ना। सीजन पे कैसे डिपेंड करती है कि वहाँ पे जो है गर्मियों में सैलिनिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि इवोपरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन सर्दियों में कम हो जाती है फिर भी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सबकी जो है सैलिनिटी देख लिया। अब इसको ना पॉज करके सारे सी की क्या सैलिनिटी है थोड़ा सा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सैलिनिटी का, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से होता है। अब थोड़ा सा वर्टिकल देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया है, वर्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सैलिनिटी जो है वो चेंज होती है विद डेप्थ। किसके साथ बदलती है? डेप्थ के साथ बदलती है। जो सरफेस सी है वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और रिवर्स भी वहीं पे आती हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और रिवर्स कम है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ऑफकोर्स बेसिक चीज़ है। डेप्थ से जो सैलिनिटी है, डेप्थ में जो सैलिनिटी है वहीं पे वो कांस्टेंट रहती है ना, सरफेस पे बढ़ेगी घटेगी लेकिन डेप्थ में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? दोबारा से कर लेती हूँ। जो वर्टिकली अगर हम देखें है ना, डेप्थ है, ओशन है, उसकी ऊंचाई से लेकर नीचाई तक हम देखते हैं, तो यहाँ की जो सैलिनिटी है वो चेंज होती है विद डेप्थ। किसके साथ? डेप्थ के साथ जो सैलिनिटी है वो बदलती है, ठीक है। जो सरफेस है, सरफेस पे सैलिनिटी बढ़ सकती है अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो, वहीं पे सैलिनिटी कम हो सकती है अगर रिवर्स उसमें ऐड हो जाए, ठीक है, सरफेस की। लेकिन जो डेप्थ है उसमें सैलिनिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब जनरली अगर मैं बात करूँ, जनरली लोअर सैलिनिटी वाटर ऊपर रहता है और नीचे रहता है हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। लिखते रहना इन सारी चीज़ों को। ऊपर हमारा कम होगा, क्यों है? बिकॉज रीजन सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों डेप्थ के साथ सैलिनिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज सिंपल सी चीज़ है ना, बिकॉज ऑफ दी वेट। सॉल्ट में वेट है, तो वेट वाली चीज़ हमेशा नीचे होगी। जहाँ शार्प सैलिनिटी जो है एकदम से बढ़ जाती है उस वाले रीजन को हेलोक्लाइन बोलते हैं ना। दिस इज लाइक दिस, कि अगर सैलिनिटी यहाँ पे हमारी सबसे कम है और एकदम से ऐसे नॉट दिस, तो ये हमारा सरफेस है, तो एकदम से जहाँ पे एकदम से हमारी जो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे एकदम से हमारी सैलिनिटी बढ़ जाती है उस जोन को हम हेलोक्लाइन बोलते हैं। वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो बेसिक सी चीज़ है। तो हमने क्या समझा? वर्टिकल सैलिनिटी में हमने एक चीज़ समझ में आई कि जो हमारा सरफेस है, ठीक है, उस पर हमारी सैलिनिटी कम या ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा डेप्थ है उसमें हमारी कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि सरफेस पे हमारी कम होती है एंड एक हेलोक्लाइन जैसा रीजन होता है जिसमें एकदम से शार्प बढ़ती है और उसके बाद हमारी कांस्टेंट रहती है नीचे, और डेप्थ हमारी नीचे ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन कि हमारी सैलिनिटी ऊपर कम होगी, नीचे ज़्यादा होगी, नीचे ज़्यादा होगी तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई, सॉरी यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे हाई होगी। क्यों? क्योंकि वेट है, वजन है ना, सॉल्ट में वजन है तो वो नीचे ज़्यादा रहेगा। तो बेसिक हमने ये चीज़ें देखी। आई थिंक कुछ रहा तो नहीं है, आई थिंक, है ना, बेसिक चीज़ें, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। अब हमने ओशन वाटर वगैरह देख लिया कि क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, बेसिक वही चीज़ें थे। मूवमेंट देख लेते हैं। जो वाटर है हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि वो हमेशा मूव कर रहा है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है, विंड क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस, बहुत सारी चीज़ों पे, बट वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूवमेंट की बात करूँ तो दोनों तरीके से करना है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली वो ओशन करंट की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, है ना, करता है ना। ओशन करंट पता ही कि क्या होता है? जब हमारा फ्लो होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, तो उसको मोशन करंट कह देते हैं। वेव्स का पता है कि ऊपर नीचे होते हैं, प्लेस टू प्लेस, है ना, प्लेस टू प्लेस नहीं जाती यहाँ पे, सिर्फ वेव मतलब ऊपर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल राइज इस तरीके से। टाइड्स की बात करूँ और अगर नॉर्मल इस तरीके से बात करूँ तो हमारी वर्टिकल है ना, तो हमारा क्या होता है? वर्टिकल भी मूवमेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब है कि टाइड्स का क्यों होता है? पता है, ग्रेविटेशन फोर्स सन एंड मून की काम कर रही होती है, एंड हमारा इस तरीके से भी होता है। इस तरीके से क्यों होता है? देखो, ऊपर क्या होता है? गर्मी, गर्मी हो गया, हॉट। जैसे हॉट कोई चीज़ होती है तो वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है। हमने बात करी थी ऐसे एयर की, वैसे वाटर का है, एक्सपेंड करती है और हमेशा करती है मूव करेगी, है ना, मूव करेगी। अब उसको चाहिए ज़्यादा जगह चाहिए तो उसको मूव करके नीचे आना पड़ेगा। नीचे जैसे ही वो आएगा, ठीक है, और यहाँ पे होता है कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ जाता है ना, क्योंकि उसको जगह लेनी होती है, कोल्ड की आदत होती है। तो इस तरीके से भी हमारा वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। बात करूँ अगर वेव्स की, तो जो हमारी एनर्जी है वाटर पार्टिकल्स की, वो ट्रैवल करती है स्मॉल सर्कल में एज वेव पासिस, है ना। तो वाटर जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं मतलब चलते हैं स्मॉल सर्कल्स में, है ना, इस तरीके से चलते हैं एट अ प्लेस, एक ही प्लेस पे। विंड इसको चलाने में हेल्प करती है, तो सबसे बड़ा योगदान जो वेव्स में होता है विंड का ही होता है, ठीक है। लिमिटेड टू सरफेस, लेकिन ऐसा ही है वो सरफेस पे रहता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको डेप्थ में नहीं देखने को मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको डेप्थ में देखने को नहीं मिलता, सरफेस पे ही जो है मेरी वेव्स की मूवमेंट होती है। रीच लैंड, जैसे लैंड को रीच करती है वैसे स्लो डाउन हो जाती है। फिर ये तो फ्रिक्शन, जैसे ऑफकोर्स जैसे बह रही थी, लेकिन अगर उनके यहाँ पे कुछ सॉलिड मटेरियल आ जाता है, वो फ्रिक्शन हो जाता है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर जो है हमारी वेवलेंथ ऑफ द, ठीक है, तो वेव नहीं आती है, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर
ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डेप्थ होना चाहिए वाटर में तभी आ सकती है। लार्जर जो वेव है हमारी ओपन ओशंस में आती है, बेसिक सी चीज़ है, एंड विंड जो है हमारी इसको मैक्सिमाइज करती रहती है टाइम टू टाइम, राइट। वेव्स जो है डिफरेंट साइज एंड शेप की हो सकती हैं, स्टीप वेव्स हो सकती हैं, खड़ी खड़ी है ना, स्टीडी वेव्स होती हैं इस तरीके की, थोड़ी यंग होती है, ओल्ड होती हैं, हमारी शॉर्ट ट्रेवल क्रस्ट बनाती है ना, ये लॉन्ग ट्रेवल करती हैं, है ना, ये ओल्ड हैं तो इस तरीके से, तो इस तरीके वाली चीज़ जो है थोड़ी सी ज़्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल करेंगी, थोड़ा सा कम करेंगी, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखे थे, विंड अब देखो ये बता रखी है कि हमारा क्या है, क्रस्ट है ऊपर वाली चीज़ों को, इसको बोला है ट्रफ है नीचे वाली चीज़ों को, ग्रेविटी की वजह से जो है ये नीचे गई है, फिर हमने देखा विंड की वजह से ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर इस तरीके से होता है, इसकी हाइट है ना, तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बीनीथ वाटर सर्कुलर मूवमेंट भी चल रहा है, ये तो हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी बात करके आए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वेव्स के बारे में क्या पढ़ा, कि वेव्स क्या एनर्जी वाटर पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं स्मॉल एरिया में, सर्कल दे रहे हैं, ठीक है, वेव जैसे से पास करती है, ठीक है। कौन जो मेन फैक्टर है, दैट इज अ विंड है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या नीचे तक जाता है, नहीं नीचे तक नहीं जा सकता, सिर्फ ऊपर तक जाता है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। एंड जैसे ही हमारी लैंड पे पहुंच जाती है वैसे स्लो डाउन जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट वेव आपको ओपन ओशंस में मिलेगी, एंड डिफरेंट साइज़ की स्टीव वेव्स, ये हमारी यंग होती है, हमारी ओल्ड होती हैं। स्टीव वेव्स हमारी शॉर्ट ट्रैवल करती हैं, हमारी लॉन्ग ट्रैवल करती हैं। क्रस्ट क्या है, टफ क्या है, नीचे की जा रही है ग्रेविटी की वजह से, ऊपर की जा रही है विंड की वजह से, तो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। एंड बीनीथ वाटर सर्कुलर मूवमेंट भी इनका होता है, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करके आए, ठीक है। टाइड्स की बात कर रहे थे, टाइड्स हमारे क्या पीरियोडिकल फॉल होना या राइज होना हमारे, दैट इज सी लेवल वाटर का। अब इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स सन एंड मून की, है ना, और मून की ज़्यादा काम करते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विंड्स एंड हमारी जो है दैट इज विंड्स भी कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, इम्पेक्ट कर देते हैं, वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, काउंटर ग्रेविटी फोर्स आउटसाइड, ठीक है। हमने एक बार चीज़ देखी थी, कुछ नहीं है बस, वो कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे हमारा मून है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है तो थोड़ा सा पानी इधर हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे जो हमारा है ये इधर भी होता है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी होती है, उसको हम कहते हैं काउंटर ग्रेविटी, ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए भी होती है, और ये फोर्स मतलब आउटसाइड बाहर की तरफ लगती है ना, बाहर की तरफ लग रही है, एंड ये हमारे टाइड इस वजह से ही अकर होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी थी, ठीक है। टाइडल बल्ज क्या होता है, टाइडल बल्ज क्या है हमारा, वही बता रखा है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स मिल रही है हमारे मून की, और यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, विच एवर इज डोमिनेंट शेप उसी पे डिपेंड करेगी ऑफ कोर्स, है ना, जो जिस पे अगर ये ज़्यादा लगा पा रहे हैं, अगर हमारा मून दूर है तो कम लगा पाएगा, तो इस तरीके की शेप आएगी, ठीक है। बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं। टाइडल बल्ज क्या होता है, ठीक है, ठीक है। टाइड्स हमारी वाइड एंड लॉन्ग हो सकती हैं, तो वाइड प्लेसेस पे वाइड एंड लॉन्ग आती है, शॉर्ट आती हैं नैरो प्लेसेस पे, लाइक बेज हैं, एस्चुरीज हैं, तो वहाँ पे हमारे जो टाइडल करंट्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट आते हैं, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इस चीज़ का भी। तो यहाँ पे बड़ा प्लेस होगा, वहाँ पे क्या होगी, हमारी जो टाइड्स होंगी वो बड़ी आएंगी, वो कैसे आएंगी, लंबी लंबी आएंगी। जहाँ पे हमारी टाइड है जो है शॉर्ट होगी, ठीक है, मतलब जो जगह है शॉर्ट होगी, वहाँ पे नैरो जो है प्लेसेस पे शॉर्ट टाइड्स बनती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जाम्पल है बे ऑफ फंडे कनाडा में है, तो वहाँ पे 4 टाइड्स आती हैं, ठीक है, 2 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड 2 लो, ठीक है, इस तरीके के आते हैं, ठीक है। और बाकी टाइड्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी एंड सन एंड मून की पोजीशन पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी से सेमी ड्यूरेनल 2 बार आ रही है, 2 हाई 2 लो टाइड्स आ रही हैं, सेम हाइट की आ रही हैं वो भी, ठीक है। ड्यूरेनल 1 हाई 1 लो आ रही है, वो भी सेम हाइट की आ रही है। मिक्सड टाइड्स होती हैं, हाइट उनकी सेम नहीं होती। जनरली नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन में आपको ये आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। सेमी ड्यूरेनल का मतलब है कि सेमी ड्यूरेनल का मतलब है कि दिन में 2 बार आ रही है ना, तो 2 हाई 2 लो, ठीक है, एंड सेम हाइट की आती है। ड्यूरेनल का मतलब है एक बार आ रही है तो 1 हाई 1 लो और सेम हाइट की है। मिक्स मतलब हाइट तो सेम नहीं है और किसी भी टाइम आ जा रही है, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। सन एंड मून की पोजीशन की बात करूँ तो स्प्रिंग एंड नीप होती है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्प्रिंग का मतलब है जब एक ही लाइन में हो तो हाई टाइड आएगी, नीप का मतलब है जब अपोजिट हो जाए, ठीक है। बाकी और भी सिचुएशंस है, पेरे का मतलब है नियरेस्ट मून होना, एंड पेरिलियन मतलब या एपेरियन का मतलब तो हमें पता ही है, नियरेस्ट होती जब हम सन के नियर होते हैं, ठीक है। एपिलेजी का मतलब होता है एपोगी का मतलब होता है जब सबसे ज़्यादा हमारा मून दूर होता है, एंड एपिलियन का मतलब जब हमारे अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होता है फ्रॉम द सन। तो ऐसी सिचुएशन आपको लो टाइड चलेंगी, यहाँ पे हाई टाइड बनेंगी, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो टाइड्स में क्या होता है, पीरियोडिकल हाई एंड ये होता है। और रीज़न क्या है इसका, ग्रेविटेशन फोर्स हमने देखा सन मून की, जिसमें मून की ज़्यादा लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करी, जिसमें से बात करी कि इस तरीके से टाइडल बल्ज बनता है और उसका जो शेप है वो डिपेंड करेगा इसी पे, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी दैट इज़ की हमारी जो टाइड है वो वाइड एंड लंबी कहाँ पे आएगी, बड़ी बड़ी गाँव पे जितनी ज़्यादा बड़ी आती है, नैरो पे हमारी कम आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बे ऑफ फंडा देखा है, ठीक है। टाइड्स बात करी फ्रीक्वेंसी पे सेमी ड्यूरनल ड्यूरनल होती है, मिक्स भी होती है ना। सन मून पे स्प्रिंग एंड नीप की बात करी, ठीक है। और बात करी हमने पेरीजी एंड अपोजी की, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, फ्लड एंड फ्लो, ठीक है। टाइम पर इंपॉर्टेंस क्या टाइड की, तो टाइड जो है प्रोडक्ट करने में हेल्प करती है, एडवांस में अगर उनको करते हैं तो हेल्पफुल है काफ़ी हम नेविगेशन एंड फिशर्स मैन के लिए, कि अपने एक्टिविटीज़ तो उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। हेल्प करती है, हमें प्रिवेंट करती है शिप्स एंड बोट्स को फ्रॉम एंटरिंग टू हार्बर, है ना, रोकती भी है और हेल्प भी करती है उनको एंटर करने में। डी सिल्टिंग सेडिमेंट्स, है ना, रिमूव करती है पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द रिवर, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड जनरेट करती है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। एग्जाम्पल हमारा जो है कि सुंदरबन में हम लगाना है दुर्गा द्रानी, है ना, दुआनी, जो भी दुर्गा हमें वेस्ट बंगाल से याद रखेंगे, दुर्गा माता की पूजा होती है ना वहाँ पे, इस वजह से, ठीक है। तो डेंसिटी, ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे फिशरमैन के लिए है, फिशिंग के लिए है, नेविगेशन के लिए, पोल्यूशन के लिए, टाइडल एनर्जी के लिए, ठीक है। ओशन करंट्स की बात करूँ तो इन्फ्लुएंस दो फोर्सेस से करता है। प्राइमरी जो है जिसको शुरुआत कराती है दैट इज हीटिंग, विंड, ग्रेविटी, कोरलिस फोर्स जिसको शुरुआत कराती है। सेकेंडरी जो इन्फ्लुएंस करती है कि इस तरीके से वो बहेगी, तो हीट होना, विंड का चलना, ग्रेविटी, कोरलिस फोर्स, ठीक है। हीटेड बाय सोलर एनर्जी, जब हीटिंग हो जाती है हमारा जो दैट इज सरफेस, तो वो कॉज करता है वाटर टू एक्सपेंड, वो फैलेगा तो इक्वेटर पे तो पानी जो है ज़्यादा हो गया क्योंकि वो गर्म हो गया तो फैल गया। पोलर पे जो वाटर वो कम होगा बिकॉज वहाँ ठंड इतनी, वो सिंक डाउन करेगा, ठीक है। तो होगा क्या, ग्रेडियंट मतलब एक डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जो हमारी ओशन करंट्स है वो इक्वेटर से पोल की तरफ एंड पोल से इक्वेटर की तरफ चलना शुरू होंगी, है ना। जो विंड्स है वो फर्दर उनको पुश करेंगी, है ना। जो ग्रेविटी है वो भी पुश करेगी वाटर को डाउन, है ना, डाउन, नीचे भी मूवमेंट होती है, नीचे भी ग्रेडियंट होता है ना, कम ज़्यादा। तो वर्टिकल हम देखा था शुरुआत में, देख लिया था चैप्टर के, तो इस तरीके से भी मूवमेंट होगी। ऊपर अगर गर्म पानी है तो नीचे ठंडा है तो वो नीचे की तरफ चलेगा, ठंडे वाला ऊपर की तरफ चलेगा। तो इस तरीके से भी हमारा ओशन करंट्स ऊपर भी आता है, वर्टिकली भी आता है, हॉरिजेंटली भी आता है, ठीक है। कोरलिस फोर्स क्या करेगी, वो वाटर को मूव करेगी राइट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट टू द, मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर देगी, है ना। जो पानी है जो ऐसे आ सकता था वो थोड़ा सा ऐसे आएगा, जो मतलब समझ रहे हो ना, और जो ऐसे आके ऐसे आएगा, तो मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं जा रही है, थोड़ा सा टिल्ट होके आ रहा है, तो उस चीज़ को बता रहा है कोरलिस फोर्स, उसको टिल्ट कर देगी। वाटर का जो सर्कुलेशन है उसको हम जायर्स कहते हैं, जो इस तरीके से घूमना है। करंट जो है हमारी ड्रिफ्ट भी होती हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग सरफेस भी कहते हैं, तो रिफ्लेक्ट एकदम से चल रही हैं तो उसको हम कहते हैं। वर्टिकली भी आपको पता ही होता ही है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। सैलिनिटी भी कह रहे हो, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो उस वजह से मूवमेंट होगा। टेम्परेचर वार्म है तो कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड है तो वार्म की तरफ जाएगा, दोनों वजह से यहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, सैलिनिटी भी ज़्यादा है, वार्म वाटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इधर की तरफ चलेगा, इक्वेटर की तरफ चलेगा, सॉरी पोल्स की तरफ चलेगा। पोल्स पे क्या है, कोल्ड वाटर और सैलिनिटी भी कम है, तो वो पानी इधर की तरफ आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा। ये बेसिकली हमारी ये बेसिक रीज़न बता रहा है कि किस तरीके से हमारे कोल्ड करंट्स मूव करते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है ओशन करंट की, तो बेस्ड ऑन डेप्थ है एंड बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डेप्थ बात करें, जो सरफेस है डीप ओशन है, ठीक है। डेप्थ पे अगर हम बात करूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डेप्थ के बेस पे, बेस्ड ऑन टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है। तो सरफेस एंड डीप ओशंस, ठीक है। तो जो पानी है, ठीक है, और हम ओशन करंट्स की बात करें तो 10% जो है बेस्ड ऑन डेप्थ। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम डेप्थ, मतलब सैलिनिटी वगैरह कम होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। डीप ओशन मतलब ज़्यादा है, मतलब 90% डीप ओशन ही है, सरफेस हम 10% इंक्लूड करके चल रहे हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है ग्रेविटी एंड डेंसिटी पे, है ना। हाई डेंस से लो डेंसिटी पे जाएंगे तो वही वाली बात है, हाई डेंसिटी ज़्यादा है तो हाई से लो, लो से हाई पे जाएंगे, तो बेसिक चीज़ है। एंड जो बेस्ड ऑन टेम्परेचर की बात करें तो वही चीज़ बार बार बता रखी, वार्म, तो ऐड वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर, हमेशा यूजुअली ऐसा ही होता है, जो गर्म है ना, गर्म पानी वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और ये करता है कोल्ड, क्या है, ऐड कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, मतलब वही बात घुमा फिरा के ये कह रखी है, जो गर्म पानी है, वार्म वाटर है इक्वेटर का, वो पोल्स की तरफ आता है, पोल्स का ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है। यहाँ पे हमारी सैलिनिटी क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सैलिनिटी कम है, तो वो सैलिनिटी वाला इधर जाएगा और सैलिनिटी कम वाला इधर आएगा। वही बात इसको बार बार बोल रखा है, ठीक है। बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है, ठीक है। और ये हमारा चार्ट बना रखा था कि ठीक है,
अब मेजर ओशनिक करंट देख लो, जो कि इन्फ्लुएंस होता है विंड एंड कोरलेस फोर्स, दोनों इसको जो है इन्फ्लुएंस करती है। ओशनिक सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो लगभग वैसा ही है, मतलब जैसा एटमॉस्फेयर का हो रहा था वैसे ही हमारा ओशन का भी हो रहा है, ठीक है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे साइक्लोनिक, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक, ठीक है। और यहाँ पे वाटर बोल्स की तरफ जा रहा है इक्वेटर से, और यहाँ पे भी इस तरीके से आता है। तो बेसिक चीज़ें, यहाँ पे साइक्लोनिक मिलेगा, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक मिलेगा, यहाँ पे वार्म वाटर जो है वो टुवार्ड फोल जा रहा है, यहाँ पे भी एंटी साइक्लोनिक मिलेगा मोर, यहाँ पे लेकिन ज़्यादा क्यों यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कम लैंड है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेशन हो पाए, यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ओशनिक जो सर्कुलेशन है जो है ट्रांसपोर्ट करता है हीट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी हमने पहले ही बात कर रखी है, ठीक है। तो प्लीज़ इस डायग्राम को पॉज करके बना लेना कि कहाँ पे कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। इफेक्ट्स क्या होते हैं ओशन करंट्स के, तो कुछ नहीं, मिक्स हो जाता है जब वार्म एंड कोल्ड जो हमारे करंट्स होते हैं वहाँ पे फॉग क्रिएट होती है, फ्रॉग से हमारी ग्रोथ होती है प्लांक्टन्स की, जो कि प्राइमरी फूड है फिश के लिए, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। फिश की ग्रोथ होगी तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स भी अच्छे होंगे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे फिश खाएगी उनको तो ग्रो करेगी तो वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड दैट इज़ वो कहलाते हैं, ठीक है। जनरली आपको कनाडा के वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इसकी। वेस्ट कोस्ट की अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ पे कोल्ड करंट जनरली चलते हैं, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ना मैप खोल के चलो, अब वेस्ट कोस्ट पे देखोगे तो क्या होगा, ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ना, तो अगर मैं बात करूँ तो दिस इज ट्रॉपिक एंड दिस इज सब ट्रॉपिक, तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या होगा, जैसे कि इंडिया यहाँ पे लगा रहा, तो जहाँ के जो वेस्ट वाला कोस्ट है वहाँ पे कैसे कोल्ड करंट्स चलते हैं, कोल्ड करंट्स, ठीक है। कोल्ड करंट्स के कारण वहाँ पे एरिड रीजन्स होती है, वहाँ पे डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। वहीं पे जो मिडल एंड हाई लैटिट्यूड है वहाँ पे वार्म करंट्स चलते हैं, ठीक है, हमारे वेस्ट साइड पे, दैट इज़ यहाँ पे क्या आते हैं, समर्स कूल होती हैं, रेन ज़्यादा होती है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। वेस्ट कोस्ट पे अगर आप देखोगे ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में तो वहाँ पे वार्म चल रहे हैं, वार्म मतलब यहाँ पे अगर ऑफकोर्स यहाँ पे अगर कोल्ड चलेगा तो यहाँ पे तो वार्म चलेगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा जाता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे इधर कोल्ड चल रहा होता है, इधर वार्म चल रहा होता है, तो इस तरीके का सिचुएशंस रहती हैं, बता रखा है। बेसिक चीज़ है, इसको डायग्राम के थ्रू देख लेना, इसके जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी वी हैव डन इट, ओके। बाकी इसको ना प्लीज़ अच्छे से इसको देख लेना और साथ के साथ लिखते रहना, कोई भी चीज़ पॉइंट को भूलना नहीं है, लिखते रहना, ओके, दैट इज़ इट।